बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय चैनल कहानी एहसन। एक और सनसनी खेज और डरावनी कहानी में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। कहानी सुनने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आइए सुनते हैं आज की वीडियो में एक जिन जाति और आदम जाति की दोस्ती की पुरस्कार कहानी। हिरा के हिल हिल कर पोएम पढ़ाने की आवाज़ बाहर सहन से अंदर कमरे तक आ रही थी। 5 साला हिरा झूठ मूठ की टीचर बनी अपने नादीदा स्टूडेंट्स पर अपना रोब झाड़ रही थी। जब से स्कूल जाना सीखी थी, कुछ समझदार हुई थी, तब से बस स्कूल टीचर बनने का शौक दिमाग में समाया हुआ था। सुबह शाम बस एक ही पढ़ाने वाला खेल होता और हिरा होती। मज़े की बात, टीचर भी उसे ही बनना होता। ख्याली स्टूडेंट्स को सामने बिठाकर मज़े से पढ़ाई करवाती जाती। घर के पहले बेटे का पहला बच्चा होने की वजह से चाचू आते जाते बहुत मोहब्बत से उसकी छोटी सी पोनी खींचते, प्यार करते, फूफियाँ वारे सदके जाती और माँ बाप उसकी नन्ही मुन्नी हरकतें देखकर मुस्कुराते रहते। आज भी हस्बे मामूल हिरा की अम्मी ने रोज़ की तरह स्कूल से आकर उसे खाना खिलाया, सबको खाना देखकर साथ खुद खाना खाया और किचन समेटकर आधा घंटा आराम करने की गर्ज से अपने कमरे की तरफ बढ़ी। हिरा आ जाओ, सो जाओ थोड़ी देर मेरे पास, फिर मैं उठकर स्कूल का काम करवाती हूँ आपको। तोलिए से हाथ खुश करते हुए सादिया ने अपनी पहलोठी की बेटी हिरा से कहा, जो कि रोज़ की तरह आज भी अपनी फालतू कॉपी और चौक लेकर बाहर सहन की तरफ खेलने जा रही थी। अम्मी, मुझे अभी नहीं सोना, मुझे खेलना है। हिरा जवाब देकर अपनी कॉपी और चौक हाथ में उठाए बाहर सहन की तरफ आ गई। सहन के दाएं तरफ कमरे में उसकी फूफो और दादी भी केलोला कर रही थी। इसी तरह सादिया के कमरे के बराबर वाले कमरे में हिरा की चच्ची भी अपनी 2 माँ की बेटी के साथ आराम कर रही थी। सहन में मुकम्मल खामोशी छाई हुई थी। जब चच्ची ने देखा कि हिरा खेलने के लिए सहन में आ गई है तो उन्होंने अपने कमरे का दरवाज़ा आहिस्ता से आधा बंद कर दिया ताकि उनकी सोई हुई बेटी हिरा के खेल की आवाज़ सुनकर उठ ना जाए। हिरा कॉपी किताब खोलकर चौक से दीवार पर लिखने लगी, साथ साथ जोर से कहती जाती, पढ़ो अलिफ से अनार, बे से बकरी। सब आराम कर रहे थे और वो मज़े से अपने खेल में मसरूफ़ थी। असर के वक्त उसकी अम्मी चाय रखने के लिए उठी ताकि चाय चूल्हे पर रखकर हिरा को उसके स्कूल का काम करवा सके। हिरा बेटा, चलो बहुत खेल लिया अब आपने, आओ मैं आपके मुँह हाथ धुला दूँ, फिर हम स्कूल का होमवर्क करते हैं। अम्मी प्लीज़ थोड़ी देर और खेलने देना। देखिए मेरी एक नई दोस्त अभी अभी मुझसे पढ़ने आई है। कौन सी नई दोस्त बेटा? ये देखे ना अम्मी, ये रही, मैं इसे पढ़ा रही हूँ। अच्छा चलो बहुत हुआ, हमें अभी होमवर्क भी करना है, कल खेलना। बस अब अपनी दोस्त से, सादिया उसकी झूठ मूठ की दोस्त से उसे कल खेलने का कहकर साथ साथ उसके खिलौने से मिटने लगी ताकि उसका होमवर्क करवाया जा सके। हिरा का मूड ऑफ हो चुका था और उसकी एक ही गर्दान शुरू थी कि उसकी नई दोस्त अभी चली गई और अब कल नहीं आई तो वो कल किसके साथ फिर खेलेगी। सादिया ने बहुत प्यार से गोद में उसे उठाया और कमरे में ले गई ताकि ये रोना शुरू ना कर दे, क्योंकि इसके रोने से उनके घर में भूचाल आ जाता था। उसके चाचू दादी उसका रोना बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करते थे और न ही सादिया को उसे मारने या डांटने देते थे। मतवसत तबके से ताल्लुक़ रखने वाले आरिफ अहमद 3 भाइयों और 2 बहनों में पहले नंबर पर थे। 4 कमरों के फ्लैट में उनकी फैमिली बासानी हंसी खुशी ज़िंदगी गुजार रही थी। खुशियों का ताल्लुक तो मोहब्बतों से होता है, ना कि पैसों से। अचानक उनके वालिद साहब अल्लाह के घर से बुलावा आने पर दाई अजल को लब्बैक कह गए। वालिद की अचानक मौत ने उनके घर पर आफत का पहाड़ तोड़ दिया। पहला बेटा होने की वजह से अपनी वालदा से लेकर छोटे भाई तक संभालना उनके लिए बहुत मुश्किल हो गया था। छोटा भाई 9 बरस का था, हर वक्त अब्बू के पास जाने की जिद करता, जबकि वालिदा खाली खाली आंखों से छत को तकती रहती। घर में 400 वीरानी फैल गई थी, जिसका हल आरिफ अहमद की बहन, जो कि उनसे छोटी थी, उनकी शादी की तजवीज़ रखकर निकाला। आरिफ की बात उनकी ताया की बेटी से उनके वालिद खुद तय कर गए थे। बहन शमसा ने ताया अबू से बात की, अपनी वालिदा की सेहत के मुतल्लिक बताया कि आरिफ की शादी होगी तो अम्मी का जहन भी बहू और पोते पोतियों की तरफ जाएगा, घर का माहौल भी कुछ बेहतर होगा। ताया ने सब हालात देखते हुए शादी की इजाज़त दे दी और यूं वालिद के इंतकाल के 6 माह बाद सादिया धूमधाम से ब्याह कर आरिफ की ज़िंदगी की रौनक बनकर आ गई। अल्लाह ने अपना करम किया और 1.5 साल बाद आरिफ के घर बेटी की आमद हुई। नीली आंखों वाली सुर्खो सफ़ेद गुड़िया के लिए उन सब ने कितनी दुआएं मांगी थी, लेकिन कुछ दुआएं आखिरत के लिए भी अल्लाह पाक रख लेते हैं।
सिर्फ 2 दिन वो गुड़िया जिंदगी जी पाई। तीसरे दिन बकौल डॉक्टर सांस की नाली में दूध अटक जाने की वजह से वो अल्लाह को प्यारी हो गई। सबसे बुरा हाल आरिफ की अम्मी का था। बार बार अपनी पोती को आवाजें देती, उसको गोद में डालने का कहती। खैर, वक्त सबसे बड़ा मरहम है। आहिस्ता आहिस्ता सब संभलते गए। साल बाद फिर अल्लाह पाक ने उम्मीद की किरण जगाई। अब तो खतीजा अपनी बहू का हद से ज्यादा ख्याल रखने लगी। दिन रात कुरानी आयात पढ़ पढ़ कर दम करती रहती, सदका देती रहती। अल्लाह अल्लाह करके 9 माह का इंतजार खत्म हुआ और इस 2.5 साल के इंतजार का फल हिरा की सूरत मिला। अब घर के सब लोगों की हिरा में जान बंद थी। अगर ये आधी रात को जरा जोर से रोना भी शुरू कर देती तो सब के सब आरिफ के कमरे में जमा हो जाते और उस वक्त तक उसे बहलाते रहते जब तक कि वो आराम से सो ना जाती। यूं जिंदगी आहिस्ता आहिस्ता अपने डगर पर रवा दवा होने लगी थी। बेशुमार मोहब्बतों के साए में हिरा बड़ी होने लगी थी। हिरा 2 साल की हुई तो आरिफ ने खुद से छोटे भाई सुहेब की भी शादी कर दी। घर की रौनक हिरा के दम से थी। उसे कोई कुछ भी कहता तो खतीजा बेगम तो उसकी क्लास ले लिया करती थी। लेकिन इतनी मोहब्बत पाने के बावजूद भी हिरा जिद्दी नहीं हुई थी। बस स्कूल दाखिला होने के बाद से उसका एक ही शौक था, टीचर खेलना, झूठ मूठ के बच्चों को पढ़ाना, चौक से दीवारों पर लिखना और पोएम्स पढ़ते रहना। आज सादिया की बहन बतूल उनके घर आई हुई थी। दोपहर का खाना खाकर वो सभी सहन में बैठे बातें कर रहे थे। बतूल अपनी चची खतीजा से बातें कर रही थी। गाहे बगाहे नजरें उठाकर सामने खेलती हिरा को भी देख रही थी कि अचानक अपनी चची खतीजा से बात करते करते रुक गई। चच्ची, ये हिरा दोपहर से लेकर कब तक यहाँ सहन में टीचर खेलती रहती है? बेटा मत पूछो, इसका तो इस खेल से दिल ही नहीं भरता। स्कूल से आकर रात गए तक इसको यही खेल खेलना होता है। तो चची, आप लोगों ने अब तक कुछ महसूस क्यों नहीं किया? क्या बतूर, क्या बात है, तुम इतनी परेशान क्यों हो गई हो अचानक? चची, मैं 1 घंटे से हिरा को खेलते हुए नोट कर रही हूँ और मैं इसी वजह से परेशान हुई हूँ। अरे बता भी तो बतूल, मेरे दिल में तो होल उठ रहे हैं। चची, हिरा कब से किसी और नादीदा मखलूक के साथ खेल रही है। कोई और है जो इसके साथ है, वो उसी से बातें भी कर रही है और खेल भी रही है। हैरत है अब तक आप लोगों को क्यों नहीं पता चला इस बात का। आप खुद उसको 1 घंटा यहाँ बैठकर गौर से देखें, आपको अंदाजा हो जाएगा। खतीजा हैरत से आंखें खोले हिरा की तरफ देखने लगी। हिरा ने उसी वक्त चौक वाला हाथ सामने की तरफ बढ़ाया, यूं जैसे हाथ मिलाते हैं वैसे, और हाथ हिलाने लगी जैसे सलाम करते वक्त हम हाथ पकड़कर हिलाते हैं। फिर उसने किसी को पास रखी छोटी सी कुर्सी पर बैठने का इशारा किया और अब फिर दीवार की तरफ मतवज्जा होकर पढ़ाने लगी। हिरा बेटा इधर आओ। अपनी दादी की आवाज सुनकर हिरा उनकी तरफ आई। जी दादी अम्मी। बेटा, ये आप किसको भी बैठने का इशारा कर रही थी? दादी अम्मी, वो मेरी दोस्त है ना। अच्छा, आपकी दोस्त है, आपसे पढ़ने आती है क्या? खतीजा ने प्यार से पूछा ताकि कुछ मालूम हो सके कि आया वाकई कोई है या वो यूं ही जैसे बच्चे अक्सर खेलते होते हैं वैसे खेल रही है। जी दादी अम्मी, ये मुझसे पढ़ने आती है और हम बहुत खेलते भी हैं। अब तो ये मेरी पक्की दोस्त है, ये मुझे लाइबा की तरह मारती भी नहीं है। हीरा ये कहकर अपनी पोनी जलाती हुई वापस उधर चली गई। खतीजा से तो फिक्र के मारे ना शाम की चाय पी गई और ना ही रात का खाना ठीक से खाया गया। हीरा को मामूल की तरह सादिया ने खाना खिलाकर रात 10 बजे तक सुला दिया और अब वो सब खतीजा के बुलावे पर उनके इर्द गिर्द बैठे थे। आरिफ बेटा, किसी ऐसे शख्स को जानते हो जो अल्लाह के कलाम का इल्म रखता हो या आसेब वगैरह का इलाज भी अल्लाह के कलाम से करता हो? क्यों अम्मा, उनकी क्या जरूरत? सब खैर तो है ना? आस पड़ोस से किसी ने आपसे कुछ कहा है क्या? अरे नहीं बेटा, असल में आज बतूल आई थी तो उसने मेरी तवज्जो हीरा की जानिब करवाई। बकौल उसके हीरा के साथ सच में कोई खेल रहा था जो हम सबको नजर नहीं आता, बस हीरा को नजर आता है। पहले तो मैंने यही समझा कि ऐसा नहीं होता, फजूल में हमारे जहन में वहम न डालो, लेकिन उसने फिर मुझे यही कहा कि चची आप सिर्फ आधा पौना घंटा खुद गौर से देखें, फिर आपको मेरी बात पर यकीन आ जाएगा। फिर काफ़ी देर में हीरा की हरकतें गौर से देखती रही और उसके इशारों से मुझे ये पता चला कि वाकई कोई और हस्ती है जो इसके साथ खेल रही है। फिर मैंने यूं ही हीरा को आवाज़ दी, उससे पूछा कि आप किसके साथ खेल रही हैं? उसने कहा मेरी एक नई दोस्त बनी है, उसके साथ खेल रही हूँ, वो मुझे लाइबा की तरह मारती भी नहीं। उसने कहा कि उसे अपनी दोस्त के साथ खेलकर मज़ा आता है। बस उसकी बातें सुनकर मेरे दिल में शक पैदा हुआ। अब तुम बताओ ना, है कोई जानने वाला जिससे ये बात मालूम हो सके कि ये वाकई सच है या नहीं? अम्मा की पूरी बात सुनकर आरिफ सोच में पड़ गए। तभी अचानक साथिया को हीरा की परसों की बात याद आई
अम्मा, परसों हिरा ने ऐसा ही कुछ मुझसे भी कहा था कि उसकी एक नई दोस्त बनी है, लेकिन मैंने गौर नहीं किया क्योंकि बच्चे तो अक्सर ऐसी बातें करते रहते हैं ना। हो सकता है आपको और बतूल बाजी को भी कोई वहम ही हुआ हो। अल्लाह करे बहू के ये हमारा वहम हो। मेरे दिल को तो अभी से होड़ उठ रहे हैं। शमसा, रुबीना, जुहेब और उसकी बीवी भी परेशान हो गए ये सब बातें सुनकर। अच्छा बेटा आरिफ, कल ही पता करके आओ, अगर कोई अच्छा समझदार आमिर मिल जाए तो उससे ये सारी बात करो, देखो क्या कहता है वो। जी अम्मा, मैं कल ही पूछता हूँ अपने किसी दोस्त से। आप परेशान ना हो, अल्लाह सब खैर करेगा। बच्चे हैं, हो जाता है ऐसा भी। आरिफ अपनी माँ का हाथ थपथपा कर उन्हें आराम से सोने का कहकर उठ खड़े हुए और साथ ही साथ अपने कमरे में सोने के लिए जाने लगे और साथ सभी अपने कमरे में सोने के लिए जाने लगे। रात काफ़ी हो गई थी और सुबह जॉब पर भी जाना था। आरिफ जो ही अपने कमरे में दाखिल हुए, हिरा के पास लेटी हुई अपनी जोजा को किसी सोच में गलता पाया। अब तुम क्या सोचने लगी हो? सो जाओ यार, अल्लाह खैर करेगा, कुछ नहीं होगा हिरा को। आरिफ ने अपनी बीवी को तसल्ली दी और खुद भी सोने लगे। दूसरे दिन सुबह नाश्ता करते हुए खतीजा ने एक बार फिर अपने बेटे को याद दहानी करवाई कि वो आज लाजमी किसी अच्छे आमिर का पूछ कराए। ऑफिस में पहुंचकर आरिफ ने फारिग वक्त में हिरा वाला मसला अपने करीबी दोस्त सुल्तान से बयान किया। सारी बात सुनने के बाद उनके दोस्त का कहना था कि ये सब उनका वहम है। उसका कहना था बच्चे अक्सर यूं ही ख्याली पुलाव के जरिए खेलते रहते हैं। यार सुल्तान, मैं भी अम्मा से यही कह रहा हूँ, लेकिन वो नहीं मान रही और एक बार किसी आमिर से रुजू करने के लिए बज़िद है। अगर तुम्हारी नज़र में कोई भरोसे वाला अच्छा आमिर है तो मुझे बताओ, ताकि मैं एक बार उससे अपना मसला बयान करके अम्मा की भी और अपने दिल की भी तसल्ली कर लूँ। हाँ यार, एक है तो सही, उन्होंने मेरे भांजे का भी इलाज किया था, उसको नजरेबद के असरात हो गए थे। अब वो बच्चा अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। तुम बोलो तो शाम को उनके पास ले चलो तुम्हें। चाय की खाली प्याली मेज पर एक तरफ रखते हुए उन्होंने पूछा। चलो ठीक है यार, मैं शाम को तुम्हारे साथ चलता हूँ वहाँ इंशाल्लाह। शाम होते ही ऑफिस से जो ही ऑफ हुआ, आरिफ सुल्तान के हमरा आमिर के पास जा पहुंचे। इमरान नाम के आमिर के पास काफी रश था। बारी आने पर उन्होंने सारी बात बहुत तसल्ली से सुनी और फिर हिरा और उसकी वालिदा का नाम पूछा ताकि हिसाब लगाकर बता सके कि आया वाकई ऐसी कोई बात है या सिर्फ वहम है। कुछ देर हिसाब किताब करने के बाद इमरान ने आरिफ से कहा, हिसाब में वाकई कुछ मसला आ रहा है, मुझे आपके घर जाकर बाकी इलाज करना होगा। अब जैसा आप बेहतर समझे मुझे बता दें। अभी मैं हिसार बांध देता हूँ, लेकिन ये बता दूं कि आपकी बच्ची के साथ वाकई एक और मखलूक खेलती है। उनकी बात सुनकर आरिफ परेशान हो गए। अब क्या हो सकता है भाई इमरान, और ये मखलूक मेरी बच्ची को कहाँ और कैसे मिली? देखें, जिस तरह हम अल्लाह की मखलूक है वैसे ही जिन्नात भी रब के बनाए हुए हैं। वो जो भी है बस आपकी बच्ची के साथ खेलने आती है। अगर उसे कोई नुकसान पहुंचाना होता तो वो अब तक पहुंचा चुकी होती, लेकिन उसने अब तक ऐसा कुछ नहीं किया। इसका मतलब है वो आपकी बच्ची से मोहब्बत करती है। हौसला रखें, मैं कल असर के बाद आपके घर आना चाहता हूँ, इंशाल्लाह सब खैर होगी। इमरान भाई ने उन्हें तसल्ली दी। वो उन्हें कल असर के बाद लेने आने का कहकर उठ गए। सुल्तान ने भी उन्हें खूब तसल्ली दी और कहा कि इंशाल्लाह उनके इलाज से हिरा ठीक हो जाएगी। घर आकर रात का खाना खाकर जब हिरा सो गई तब उन्होंने आज की तमाम गुफ्तगू जो आमिर इमरान भाई से हुई थी वो अपनी माँ और तमाम घर वालों की गोश गुजार कर दी। साथ ही बताया कि कल असर के बाद आमिर इमरान को वो अपने साथ घर ले आएंगे ताकि हिरा का मुकम्मल इलाज हो सके। सारी बात सुनकर खतीजा समेत सब घर वाले बहुत परेशान हो गए। आरिफ ने उन सबको तसल्ली दी और कहा कल इंशाल्लाह कोई ना कोई हल निकल आएगा। खतीजा बेगम तो फौरन अपनी पोती के लिए हाजत के 2 रकत नफल अदा करने जाए नमाज पर खड़ी हो गई, जबकि बाकी सब कल असर के बाद का सुनकर कुछ खौफजदा हो गए थे कि ना जाने क्या होने वाला है। हिरा के लिए दुआएं मांगते हुए वो सब अपने अपने कमरों में सोने के लिए जाने लगे। सादिया हिरा के पास बैठी चुपचाप रो रही थी। अचानक आरिफ ने उनके आंसू देख लिए। अरे तुम इसकी माँ हो, तुम्हारी दुआ से ज्यादा किसी दुआ में क्या ताकत होगी? हद है, रोकर खुद को भी परेशान कर रही हो और मुझे भी। दुआ करो अल्लाह जी से, वो सब खैर करेंगे। हो जाता है यार, जितनी हमारी दुनिया है उतनी ही उनकी भी तो दुनिया है ना। और वो हिरा को कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती, वो बस उसके साथ खेलती है। अब कल आमिर इमरान साहब आएंगे, देखो फिर क्या कहते हैं। चलो अब आंसू साफ करो और अल्लाह पर भरोसा रखो और इसे दम करके खुद भी सो जाओ आराम से। सादिया ने आंसू साफ करते हुए झुककर हिरा के माथे का बोसा लिया, फिर 4 कुल पढ़कर उस पर दम करने लगी। कल तयशुदा वक्त के मुताबिक असर के बाद आमिर इमरान आरिफ के हमरा उनके घर तशरीफ आए। तब भी हिरा बाहर सहन में हस्बे मामूल टीचर खेल रही थी। आमिर इमरान को देखकर वो शर्मा कर कमरे के अंदर भाग गई। आमिर इमरान सहन में बैठकर अगरबत्ती सुलगाकर पढ़ाई करने लगे और आरिफ को कहा कि हिरा को अपनी गोद में लेकर उनके करीब बैठ जाएं।
जूं जूं वो पढ़ते जा रहे थे, हीरा का जुनून बढ़ता जा रहा था। वो अपने पापा की गोद में से निकलने की पूरी कोशिश कर रही थी कि यकदम आमिर इमरान ने पढ़ाई रोककर उनसे कहा, आपके घर में सबसे बहादुर कौन है? जिसका दिल मजबूत हो उसे प्लीज बुलाएं। जो ही पढ़ाई रुकी, हीरा भी आराम से उनकी गोद में बैठ गई। आरिफ ने बहादुर और दिल मजबूत का सुनकर शमसा को आवाज दी। उनकी ये बहन सब बहन भाइयों में बहादुर और हालात को समझदारी से हल करने वाली थी। भाई की आवाज सुनकर शमसा चादर से अपना चेहरा ढांपती हुई कमरे से बाहर निकली। आरिफ ने उसे अपने करीब बैठने का इशारा किया। बहन शमसा, आप अपनी भतीजी हीरा की आंखों की पुतली में देखकर बताएं आपको क्या नजर आ रहा है। आमिर ने शमसा को मुखातिब करके हीरा की आंखों में देखने का कहा। शमसा ने जो ही आरिफ की गोद में बैठी हीरा की आंखों को गौर से देखा, बेसाख्ता एक चीख उसके मुंह से बुलंद हुई और वो अपने मुंह पर दोनों हाथ रखकर थोड़ा पीछे हुई। शमसा चीख मारकर उठने ही लगी थी कि उसके भाई ने उसका हाथ पकड़कर बिठाया और हाथ थपथपा कर उसे तसल्ली दी। बैठते हुए उसके मुंह से बेरब जुमला निकला, भैया वो बच्ची। आरिफ ने उसे करीब रखी पानी की बोतल से गिलास में पानी डालकर पानी दिया ताकि वो कुछ पानी पीकर बयान करने के काबिल हो सके। पानी पीकर शमसा की आवाज कुछ काबू में आए। जी बहन, अब बताओ क्या देखा आपने हीरा की आंखों में? आमिर इमरान ने पूछा। मैंने देखा कि एक बहुत ही खूबसूरत बच्ची जो कि इंतहा की सुर्ख सफेद है, ऐसी प्यारी बच्ची मैंने आज तक नहीं देखी। वो बेहद गुस्से में मेरी तरफ देख रही है और अब कुछ कहना भी चाह रही है। उसकी इतनी साफ और वाज़ेह गुस्से भरी नजरें देखकर मेरी चीख निकल गई। शमसा अभी अभी बयान करते हुए लरस रही थी, जबकि हीरा अपने अब्बा की गोद में आराम से बैठी पेंसिल से खेलने में मसरूफ थी। अब हकीकी तौर पर हीरा की बहुत फिक्र हो रही है। हीरा की तरफ देखते हुए शमसा ने कहा। फिर पूरी बात सुनने के बाद आमिर इमरान ने आरिफ को हीरा को भेजने के लिए कहा ताकि वो उनसे तसल्ली से बात कर सके। आरिफ उठकर हीरा को अपने छोटे भाई के कमरे में उसकी बीवी और बेटी के पास बिठाए ताकि हीरा उस बच्ची के साथ कुछ देर खेले तो वो आराम से उनकी बात सुन सके। अब हीरा आराम से बेबी हूर के साथ खेल रही थी। आरिफ अपनी अम्मी के हमरा आमिर इमरान के पास बैठे थे ताकि उनसे आगे का लाहे अमल सुन सके। बहन की बात से तो अब आपको अंदाजा हो गया है ना कि हीरा बेटी के साथ वाकई एक जिनजाती खेलने के लिए आती है, और ये बच्ची हीरा के साथ अभी से नहीं बल्कि इस बात को 6 से 7 माह का अरसा गुजर चुका है, और वो जिनजाती दर हकीकत हीरा से गहरी दोस्ती कर चुकी है। इस बात की मैं गारंटी देता हूँ कि वो हीरा को हरगिज़ कभी भी नुकसान नहीं पहुँचाएगी। अब बराहे करम उसे हीरा के साथ रहने दें, तब भी कोई मसला ना होगा। लेकिन मसला असल तब होगा जब हीरा जवान होगी और आप लोग हीरा की शादी करेंगे। ये हीरा को किसी सूरत कहीं नहीं जाने देगी और फिर बहुत से और भी मसाइल बन सकते हैं। लिहाजा बेहतर यही है कि अभी से इस हीरा से उसे दूर करने की कोशिश की जाए। अभी उनकी बात मुकम्मल नहीं हुई थी कि खतीजा बेगम परेशानी के बाइस बोल उठी। बेटा, ये तो बहुत परेशानी की बात है। क्या इसे दूर करने से हीरा को कोई नुकसान तो नहीं होगा? जी अम्मा, मैं भी यही सोच रहा हूँ। बज़ाहिर मुझे इस जिनजाती की तरफ से तो उम्मीद यही है कि वो दोस्ती निभाते हुए हीरा को कुछ नहीं कहेगी। बाकी एक और मसला अभी भी है। वो क्या? आरिफ ने बेचैन होकर पूछा। भाई आरिफ, मसला ये है कि हम किसी तौर भी जिनजातों के छोटे बच्चों को नुकसान नहीं पहुंचा सकते। हमें उनके साथ भी ठीक वैसा ही सलूक करना पड़ता है जैसा हम अपने छोटे बच्चों के साथ करते हैं, क्योंकि बच्चे तो बच्चे होते हैं। जैसा कि इस केस में ही आप देख लें, वो जिनजाती चाहती तो अभी अभी हीरा को कोई नुकसान पहुंचा सकती थी, लेकिन वो शमसा को बस गुस्से से घूरती हुई दिखाई थी। इसी तरह हमें भी जिन के बच्चों को नुकसान पहुंचाने से मना किया गया है। अब मुझे हीरा के गिर्द हिसार लगाकर पढ़ाई करके उस बच्ची को आहिस्ता आहिस्ता दूर करना पड़ेगा। मुश्किल तो ये भी है कि आपकी बच्ची का भी तो उससे बहुत लगा हुआ है। बहरहाल आप सब दुआ करें कि अल्लाह पाक खैर व आफियत से ये मामला हल कर दें और मेरी मदद करें। आप लोगों को बस एक काम करना है कि जिस वक्त मैं आऊँ उस वक्त हीरा के अलावा कोई भी बच्चा घर में ना हो, और ना ही आपके घर के दाखिली दरवाजे की तरफ कोई बच्चा आए। हीरा के पास आप लोग बैठे रहना और किसी भी बच्चे को उस वक्त उसके करीब नहीं आने देना, क्योंकि हो सकता है कि वो बच्ची जिद में आकर फिर उस बच्चे के साथ लग जाए या करीब खड़े बच्चे को गुस्से में कोई नुकसान पहुंचा दे। आमिर इमरान की सारी बातें सुनकर अब वो दोनों माँ बेटे परेशानी में डूबे नजर आए। आमिर इमरान ने एक बार फिर उन्हें तसल्ली दी, दुआ का कहा और कल शाम आने का कहकर इजाज़त लेकर खड़े हुए। तभी खतीजा बेगम पूछ बैठी, आप ये सब अमल कल से शुरू करेंगे? यकीनन ये बात उस जिनजाती बच्ची को भी पता चल गई होगी, तो वो कहीं आज रात हीरा को कोई नुकसान न पहुँचाते। वो बच्ची हीरा को कभी कोई नुकसान नहीं पहुँचाएगी, आप बेफिक्र रहें। वैसे भी मैं हीरा को कुरानी आयात पढ़कर दम कर चुका हूँ। आप भी पढ़ पढ़ कर फूकती रहें, अल्लाह से दुआ करें, वो काफ़ी मददगार है।
ये कहकर सलाम देकर आमिर इमरान ने इजाज़त चाही। गेट तक उनको रुखसत करके वो लोग आए तो उनकी अम्मी सोफे से टेक लगाए किसी सोच में गुम बैठी थी। आंसू आँख के किनारों से बह रहे थे। अपनी जोजा को आवाज़ देकर उन्होंने अम्मी के लिए पानी लाने का कहा। पानी पीकर अम्मी ने कुछ रोना बंद किया। अपनी अम्मी का हाथ पकड़कर आरिफ ने उन्हें तसल्ली दी और कहा कि जब तक आपकी दुआओं का साया हम पर सलामत है तब तक हीरा को कुछ नहीं होगा और ये मुश्किल भी हल हो जाएगी। फिर सारी तफसील उन्होंने सादिया को बताई। कल का बताया कि कल इमरान भाई आएंगे पढ़ाई करने। सादिया भी दिल से अपनी बच्ची के लिए दुआ को थी। अपनी सास को तसल्ली देने लगी और दुआ करने का कहने लगी। दोनों सास बहू को एक दूसरे की ढारस मिली तो घर का माहौल कुछ बेहतर हुआ। खाना खाकर खतीजा और साथिया ने हस्बे मामूल नमाज पढ़ी और फिर इशा पढ़कर हीरा को दम किया। सब सोने के लिए अपने अपने कमरों में चले गए। साथिया भी मामला अल्लाह के सपुर्द करके हीरा को अपने पास से उठाकर सो गई। सुबह जब हीरा उठी तो खतीजा बेगम ने सबसे पहले उसका सदका निकाला। अजीब सा होड़ उनके दिल में उठ रहा था कि न जाने शाम को क्या होगा। इतवार का दिन था। मर्द हजरात भी घर में थे। दिन यूं लग रहा था जैसे बहुत लंबा हो गया हो। हर नमाज के बाद वो दोनों और बाकी तमाम घर वाले कुरानी आयात पढ़ पढ़कर हीरा पर दम कर रहे थे। खतीजा बेगम अभी असर के नमाज पढ़कर फारिग हुई थी कि आमिर इमरान आ गए। उनकी बताई गई बात के मुताबिक नन्ही हूर को अपनी वालिदा के हमरा उसकी नानी के घर सुबह ही रवाना कर दिया था ताकि बाद में फिर किसी परेशानी का सामना न करना पड़े। आमिर इमरान ने सहन में बैठकर पढ़ाई का अमल शुरू करने से पहले हीरा को लेकर एक कमरे में बैठ जाने का कहा और दाखिली दरवाज़ा खुला रखने को कहा। उनकी बात पर अमल करते हुए साथिया अपने कमरे में अपनी ननद शमसा के हमरा हीरा को लिए बैठी थी। आमिर इमरान ने जूं जूं अपनी पढ़ाई का अमल शुरू किया ठीक वैसे आहिस्ता आहिस्ता हीरा की हालत गैर होना शुरू हो गई। पहले पहल तो हीरा ने चीखें मारना शुरू की। फिर अचानक उसके मुंह से अजीबोगरीब गैर इंसानी आवाज़ें निकलना शुरू हो गईं। अजीब से बेरद जुमले और अजीब ही आवाज़ थी। नहीं जाऊंगी, मैं नहीं जाऊंगी, मुझे मत निकालो, मैं इसकी दोस्त हूँ, वादा इसे कभी कोई नुकसान नहीं पहुँचाऊंगी, बस मुझे इससे दूर मत करो। शमसा हीरा को हाथ से पकड़े गोद में जबरदस्ती दबाकर बैठी थी जबकि सादिया के हाथ पांव अपनी बेटी की हालत देखकर खौफ से सट पड़ते जा रहे थे। कुछ देर की खामोशी के बाद अब हीरा के मुंह से अचानक मुगलजात का तूफान बुलंद होना शुरू हुआ। हैरत की बात तो ये थी कि ये गालियां कभी हीरा तो क्या उसके घर वालों ने भी कभी नहीं दी थी। हीरा के मुंह से उसकी अपनी आवाज नहीं निकल रही थी, अजीब आवाज निकल रही थी जो मुसलसल गालियां बक रही थी। ये तो शमसा का ही यारा था जो हीरा को अपने पाँव में दबाकर बैठी थी। वो अभी भी हाथ पांव हिलाकर भागने की कोशिश कर रही थी लेकिन कामयाब नहीं हो पा रही थी। यूं ही शमसा ने अपने सुन होते पाँव को ठीक करने के लिए जरा सा उठाया, वैसे ही मौके का फायदा उठाकर हीरा उसे धक्का मारती हुई सीता सहन की तरफ भागी। बराबर कमरे से उसके छोटे चचा जुहेब यूं से अंधाधुंध भागते देखकर उसके पीछे भागे। पीछे से उठाकर उसे गोद में ले लिया, लेकिन उसी वक्त उसे इतना शदीद गुस्सा आया कि उसने अपने चचा की कलाई में अपने दांत काट दिए। गाड़े भी इतनी शिद्दत से कि जुहेब की कलाई से खून रिसने लगा। फिर जुहेब से सादिया ने उसे जबरदस्ती गोद में ले लिया। हीरा की हालत गैर होती जा रही थी और उसे देख देख कर उन सब की हालत और भी गैर होती जा रही थी। खतीजा बेगम ने तो अपनी पोती की चीख सुनते ही कानों में उंगलियां ठूस ली थी। उनसे हीरा का रोना कहाँ बर्दाश्त होता था और आज उनकी उसी लाडली की ये हालत थी। यही देख के उनकी आंखों से आंसू बहने लगे और वो अपनी लाडली पोती की खैर आफियत की दुआएं जोरों शोर से मांगने लगी। पढ़ाई का अमल अभी भी हनूज जारी था। अब हीरा कभी वक्फे से गालियां देने लगती तो कभी अपने बाल नोचने लगती, कभी जोर जोर से रोने लगती थी। फिर यकदम उसने अपने नाखून से शमसा का मुंह नोच डाला। एक सिसकारी शमसा के मुंह से बरामद हुई, लेकिन फिर भी उसने उसका हाथ नहीं छोड़ा और सख्ती से उसका हाथ थामे रखा। हीरा बार बार शमसा की गोद में अपने दोनों हाथों का दबाव डालकर बाहर की तरफ भागने की कोशिश करती, लेकिन शमसा उसकी इस कोशिश को बार बार नाकाम कर रही थी। आखिर अल्लाह अल्लाह करके मगरिब की अजान से 5 मिनट पहले ये अमल खत्म हुआ। अब वो रो रो कर निढाल हो चुकी थी। अपनी दोस्त को आवाजें देती वो नीम बेहोशी की हालत में थी। सादिया उसके पास ही बैठी हुई उस पर कुरानी आयात पढ़ पढ़ कर फूंकती जा रही थी, जबकि शमसा अपना चेहरा अच्छे से ढांपकर थोड़ा आगे की तरफ बढ़ी ताकि आमिर के साथ होने वाली अपने भाई की गुफ्तगू सुन सके। कमरे तक उन दोनों की बातों की हल्की हल्की आवाज पहुंच रही थी। आमिर इमरान अब आरिफ को बता रहे थे कि उन्हें हीरा का खसूसी ख्याल रखना है, चूंकि वो बच्ची जो हीरा की दोस्त थी उसके और हीरा के बीच अब एक हिसार कायम है, तो वो खेलने के लिए अब हीरा के पास तो नहीं आ सकेगी, लेकिन दूर खिड़की से उसे देखेगी। अभी इस बच्ची को यहाँ से जाने में कुछ वक्त लगेगा। हाँ, लेकिन हीरा के पास आने और खेलने का रास्ता मैंने मजबूत कर दिया है ताकि आहिस्ता आहिस्ता वो बच्ची भी ठीक होकर खुद ही अपनी दुनिया में लौट जाए और हीरा भी वक्त के साथ साथ अपनी सहेली को भूल जाए।
آج بھی میں نے بہت پیار سے یہ عمل اس بچے کے ساتھ کیا ہے، لیکن اس جنساتی بچی کو نہیں جانا تھا۔ وہ ہیرا سے دوستی ختم نہیں کرنا چاہتی تھی، اس کے ساتھ رہنا چاہتی تھی۔ اسی وجہ سے غصے میں آ کر اس نے آپ لوگوں کو کاٹا بھی اور مارا بھی، اور گالیاں بھی اس جنساتی نے ضد میں آ کر دیں۔ دراصل وہ مارنا مجھے چاہتی تھی، لیکن پڑھائی کی وجہ سے وہ میرے قریب نہیں آ سکی، تو اس نے آپ لوگوں کو نشانہ بنایا۔ اب ہیرا جب نیند بے ہوشی کی حالت سے بیدار ہوگی تو اپنی سہیلی کے متعلق پوچھے گی ضرور۔ آپ لوگ سمجھداری سے جواب دیجیے گا۔ آمن عمران سب بتانے کے بعد پانی پینے لگے، جبکہ عارف اپنی بیٹی کی حالت دیکھ کر پریشان بیٹھے تھے۔ بھائی عارف، پریشانی کی کوئی بات نہیں ہے، آپ کی بیٹی انشاءاللہ کچھ عرصے میں ٹھیک ہو جائے گی۔ آمن عمران نے ان کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر انہیں تسلی دی۔ دیکھیں، اس بچی کو آج نہیں تو کل ہیرا کے پاس سے ہٹانا ہی تھا۔ اب اگر وہ ہیرا کے ساتھ ساتھ بڑی ہوتی جاتی تو ان کی یہ دوستی مزید گہری ہوتی جاتی، اور پھر وہ ہرگز دور نہ ہوتی۔ ہرگز وہ یہ دنیا چھوڑ کر واپس اپنی دنیا میں نہ جاتی۔ بس اسی لیے ابھی سے ان کو دور کرنا ضروری تھا۔ اب آپ ہیرا کا دل بہلائیں، اس کے ساتھ خود کھیلیں تاکہ وہ جلد سے جلد اس دور سے باہر نکل سکے۔ عارف نے سر ہلا کر ہوں ہاں میں جواب دیا۔ اللہ پاک سے دعا کریں، انشاءاللہ سب خیر ہوگی۔ ہم بھی اس بچی کو اس کے چھوٹے ہونے کی وجہ سے اسے ایک دم ہیرا کے پاس سے ہٹا نہیں سکتے تھے، اور نہ ہی اسے کوئی نقصان پہنچا سکتے تھے، اس لیے حصار لگایا ہے۔ لیکن اگر ہیرا کبھی ڈرے یا کچھ غلط کا کوئی احساس ہو تو فوراً مجھے آگاہ کیجیے گا۔ ہیرا پر روزانہ 4 کل اور دن رات کی آیات پڑھ کر دم کیجیے گا۔ اچھا، اب مجھے اجازت دیں۔ یہ کہہ کر دعائیا کلمات کہہ کر آمن عمران نے رخصت چاہی۔ انہیں رخصت کرنے کے بعد جب وہ اپنے کمرے میں آئے تو ان کی امی، بہنیں اور بیگم ہیرا کے گرد ہیرا ڈالے بیٹھی تھی۔ ہر ایک اس پر پڑھ پڑھ کر پھونک رہا تھا۔ کتنی ساری دعاؤں کے حصار میں تھی وہ اس وقت، یہ سوچ کر انہوں نے اپنے دل کو تسلی دی۔ ہیرا کے منہ سے بے ہوشی کی حالت میں ابھی بے رب جملے نکل رہے تھے۔ امی، میری دوست کو مت بھیجو، مجھے کھیلنا ہے اس کے ساتھ، وہ مجھے مارتی بھی نہیں ہے۔ یہ سن کر ان کی آنکھوں سے بھی آنسو بہہ نکلے۔ اگر ضروری نہ ہوتا تو وہ جن ذاتی کو کبھی اپنی بیٹی سے دور نہ کرتے اور نہ ہی ان کی دوستی ختم کرتے۔ انہوں نے اپنی امی، بہنوں اور بیگم کو آمن عمران کی ابھی بتائی جانے والی ہر ایک بات سے آگاہ کیا اور ہیرا کا خصوصی خیال رکھنے کو کہا۔ وہ سب اللہ کا شکر ادا کر رہے تھے، اللہ پاک سے ہیرا کی خیریت کی دعا مانگ رہے تھے۔ مسلسل نیند بے ہوشی کی کیفیت کو 4 گھنٹے بیت چکے تھے۔ اب جا کر ہیرا نے آنکھیں کھولی اور پانی کا مطالبہ کیا۔ پانی پینے کے بعد سے اس کی نظریں ایک جگہ ٹکٹکی باندھے جم گئی تھی۔ ختیجہ بیگم، شمسہ اور ساتھیہ تینوں اس کے گرد بیٹھی تھیں۔ شمسہ نے اس کا سر اپنی گود میں رکھا ہوا تھا، جبکہ ساتھیہ اس کے ہاتھ پیر دبا رہی تھی، اور اس کی دادی امی ہلکے ہلکے ہاتھوں سے اس کے پاؤں دبا رہی تھی۔ جبھی اچانک ہیرا نے سوال کیا، امی، میری دوست میرے پاس کیوں نہیں آ رہی؟ وہ بس دور کھڑے مجھے دیکھے جا رہی ہے، وہ میرے پاس کیوں نہیں آتی امی؟ ساتھیہ اس کا سوال سن کر نظریں چرانے لگی۔ جبھی ختیجہ بیگم نے بات سنبھالی، میں ہوں نا میری بیٹی کی دوست، کل سے ہم دونوں دادی پوتی استانی والا کھیل کھیلیں گے، ٹھیک ہے نا؟ انہوں نے پیار سے پچکار کر ہیرا سے کہا۔ نہیں دادی، آپ لوگوں نے میری دوست کی مجھ سے کٹی کرواتی ہے، دیکھیں وہ میری طرف دیکھ کر رو رہی ہے۔ ہیرا یہ جملہ کہتے کہتے خود بھی سسک اٹھی اور ہیرا کے ساتھ ان تینوں کے بھی آنسو چھلک پڑے۔ جب ان تینوں سے کوئی جواب نہیں بن پڑا تو ساتھیہ اسے کھانے کا پوچھ بیٹھی۔ ہیرا، میری گڑیا کیا کھائے گی؟ بتاؤ، ماما لا دیں آپ کو یا بابا سے منگوا کر دیں؟ آلو کی چپس کھاؤ گی کہ نہیں؟ نہیں امی۔ ہیرا خاموش ہو گئی۔ اس رات ہیرا نے ایک لقمہ بھی نہیں لیا۔ عارف کے زبردستی کندھے پر 2 گھونٹ دودھ کے پیے اور سو گئی۔ رات کو بار بار اٹھ کر ساتھیہ سے اپنی دوست کے متعلق پوچھتی رہی اور بے چین ہو کر اٹھتی رہی۔ صبح جب ساتھیہ فجر کے لیے جاگی تو ہیرا تیز بخار میں پھنک رہی تھی۔ بخار اتنا تیز تھا کہ ساتھیہ کو لگا کہ اس نے کسی گرم توے کو ہاتھ لگا دیا ہے۔ اس نے فوراً اس کے بابا کو جگایا۔ خود ٹھنڈے پانی کی پٹیاں کرنے لگی، جبکہ عارف نے تھوڑا پیار سے بہلا کر ہیرا کے حلق میں بخار کم کرنے کی تھوڑی سی دوا اونڈیلی۔ پورا ہفتہ سب کی بے حد محبت کے سبب ہیرا تھوڑا بہت بہتری کی طرف آنے لگی تھی، لیکن اس کی آنکھیں اکثر ایک طرف جم جاتی تھیں۔ بخار نے اسے پورا نچوڑ کر رکھ دیا تھا۔ اب کل رات سے 2 دن پہلے کم ہوا بخار پھر اسی طرح شدت سے ہوتا جا رہا تھا۔ آج ڈاکٹر نے ہیرا کے ٹیسٹ لکھ دیے تھے۔ چونکہ بخار اتر جاتا تھا اور پھر ایک دم تیز ہو کر چڑھتا تھا تو یہ بات پریشانی کا باعث بن رہی تھی۔ آج پھر ہیرا بخار سے نڈھال ایک ہی جگہ کو گھور رہی تھی کہ عارف اس کے لیے سیل والا چھوٹا ہاتھی لے آئے، لیکن اسے اب کھلونے سے زیادہ دلچسپی نہیں تھی۔ نڈھال ایک طرف منہ کیے پڑی رہتی، ٹیچر والا کھیل کھیلنا تو وہ کب کا بند کر چکی تھی، جبکہ اب بخار نے اس کے جسم سے جان نکالنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ ختیجہ بیگم نے نہ جانے کتنے نفل اس کی صحت کے لیے پڑے، لیکن اس کی حالت پہ کوئی بہتری نہیں آ رہی تھی۔ عارف آمن عمران سے ابھی بھی رابطے میں تھے اور انہیں ہیرا کی کیفیت بتاتے رہتے تھے۔
عامر کہنے لگے کہ ہیرا اس وقت اپنی دوست کے بچھڑنے کے صدمے کے زیر اثر ہے، آہستہ آہستہ وقت کے ساتھ ساتھ ٹھیک ہوتی جائے گی۔ ہنستی کھلکھلاتی بچی دن بدن ڈھانچہ بنتی جا رہی تھی۔ آج ہیرا کی میڈیکل رپورٹس ملنی تھی۔ رپورٹس کے مطابق ہیرا کا بخار ٹائیفائڈ میں بدل گیا تھا اور ٹائیفائڈ بگڑ چکا تھا، جس کی وجہ سے اب اسے جلد از جلد ہسپتال میں داخل کروانا ضروری تھا۔ ڈاکٹر کی بات سن کر عارف کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ ہیرا کو ہسپتال داخل کروانے کے لیے جو ہی وہ گھر کی طرف بڑھے، انہیں لگا ان کا ایک ایک قدم من بھٹکا ہو رہا ہے۔ گھر کے داخلی دروازے سے داخل ہوتے ہوئے ان کی نظر ہیرا پر پڑی، جو سامنے ہی اپنی دادی کے کمرے میں ان کی مسہری پر لیٹی ایک زندہ لاش دکھائی دے رہی تھی۔ سعدیہ کو فوراً ہیرا کا ضروری سامان بیگ میں رکھنے کا کہا اور خود گھر میں سب بات بتا کر ہیرا کو کندھے پر ڈال کر اپنی ماں اور بیوی کو ساتھ لے کر ہسپتال کی طرف روانہ ہوئے۔ ہیرا کو ہسپتال میں داخل کروا کر وہ خود باہر آ گئے۔ اپنی جان سے عزیز بیٹی کو مشینوں میں جکڑے دیکھنے کا حوصلہ ان میں نہ تھا۔ قدم کب اور کیسے خود بخود ہسپتال میں بنی چھوٹی سی مسجد کی جانب اٹھے، انہیں خود ہی پتہ نہ چلا۔ ہوش تو تب آیا جب گرم گرم آنسو ان کے دامن میں گرنے لگے۔ ایک ہفتہ پہلے والی ہیرا کو یاد کر کے وہ سسک اٹھے۔ ہاتھ دعا کے لیے بلند تھے۔ کانوں میں ہیرا کی میٹھی آواز میں پڑی کئی نظمیں گونج رہی تھیں، جو وہ لہک لہک کر پڑھتی تھی۔ جانے کس کی نظر ان کی بیٹی کو کھا گئی تھی۔ مسجد سے نکل کر انہوں نے سب سے پہلے عامر عمران کو کال ملائی اور انہیں ہیرا کے متعلق ہر ایک بات بتائی۔ عامر عمران نے اب انہیں ایک پہنچے ہوئے بزرگ کا پتہ دیا۔ ان کے مطابق ان کی دعا سے ہیرا کی صحت ٹھیک ہو سکتی تھی اور اس بچی کا مستقل حل بھی نکل سکتا تھا، جو ہیرا کے پاس سے جانا نہیں چاہ رہی تھی اور اب تک اسے دکھائی دے رہی تھی۔ وقت کی پابندی کرتے ہوئے عارف ان بزرگ کے پاس پہنچ گئے۔ عامر عمران کے توسط سے اپنا تعارف کروایا، پھر اپنی بیٹی کی پوری کہانی ان کے گوش گزار کی۔ انہوں نے بڑے آرام اور تحمل سے عارف کی ایک ایک بات سنی۔ معاملے کی گھمبیرتا ان کی سمجھ میں آ چکی تھی۔ اس کا ذکر انہوں نے عارف سے کر دیا۔ اندھا آنکھوں کے سوا کیا چاہے کہ مصادق ان بزرگ کو ابھی ہیرا کے پاس لے جانے کو وہ تیار ہو گیا۔ وہ بس اپنی لاڈلی کو ٹھیک دیکھنا چاہتے تھے۔ اگر کوئی اس کے لیے ان سے ان کی جان بھی مانگتا تو وہ بلا جھجک دے دیتے۔ ان کے لیے ہیرا سے بڑھ کر کچھ نہیں تھا۔ جب وہ بزرگ کو لے کر ہسپتال پہنچے تو ہیرا دواؤں کے زیر اثر بے ہوش پڑی تھی۔ ڈاکٹرز ناک کے ذریعے نلکی اس کے پیٹ میں ڈال کر وہاں سے گندگی نکال رہے تھے۔ اپنی بچی کو یوں نلکیوں میں چکلا دیکھ کر ان کے لیے بہت دشوار کن تھا۔ عارف ڈاکٹرز کے عملے سے بامشکل اجازت لے کر آئے۔ بابا نے اب باواز بلند ہیرا کے پاس بیٹھ کر پڑھنا شروع کر دیا۔ کمرے میں ہیرا کے علاوہ بس دو ہی نفوس موجود تھے، بابا عبد الوہاب صاحب اور عارف، جبکہ سعدیہ اور ختیجہ دونوں ساس بہو بابا کی موجودگی کے باعث متروم آنکھیں لیے کمرے سے باہر کھڑی تھی۔ بابا نے کافی دیر پڑھائی کے بعد اس کی پیشانی پر دم کیا اور اجازت لے کر اٹھ کھڑے ہوئے۔ انشاءاللہ فکر کی کوئی بات نہیں ہے۔ جنزادی بچی کو چونکہ ہم نقصان نہیں پہنچا سکتے، لہٰذا بھی میں نے بہت پیار سے اسے اپنے پاس بلا لیا ہے۔ انشاءاللہ اللہ کرم کرے گا، آپ کی بیٹی ٹھیک ہو جائے گی۔ عمران بیٹے نے بھی جو حصار کھینچا تھا وہ بالکل ٹھیک تھا، لیکن وہ جنزادی بچی ابھی تک آپ کی بیٹی کے پاس سے گئی نہیں تھی، نہ ہی کبھی جانا چاہتی تھی۔ سچ بتاؤں، جس طرح آپ کی بچی اس جدائی میں نڈھال ہوئی ہے، ٹھیک ویسا ہی دل شکستہ حال اس جنزادی بچی کا بھی ہے۔ دوسری بات یہ کہ وہ جنزادی ہر وقت ہیرا کو اپنے قریب دکھائی تو دے رہی تھی، لیکن وہ اس حصار کی وجہ سے نہ تو ہیرا کے قریب آ پا رہی تھی، نہ ہی اس سے بات کر پا رہی تھی۔ ابھی بھی کافی پس و پیش کے بعد وہ جنزاتی بچی میرے ساتھ آنے پر رضامند ہوئی ہے۔ اب بس میری کوشش یہی ہوگی کہ کسی طرح اسے سمجھا بجھا کر اس کی دنیا میں واپس بھیج دوں، لیکن آپ فکر نہ کریں، ہیرا کچھ عرصے میں بہتری کی طرف مائل ہو جائے گی۔ ایک اور بات، آپ یہ بات ہرگز مت سمجھنا کہ ہیرا کی یہ حالت اس جنزاتی نے کی ہے یا اس نے اسے کوئی نقصان پہنچایا ہے۔ نہیں، ایسا بالکل نہیں ہے، بلکہ وہ تو خود ہیرا کی جدائی میں بہت دل شکستہ ہے، اور اسی طرح آپ کی بیٹی ہیرا نے بھی اس کی جدائی کو دل سے لگا لیا ہے۔ دیکھیں کیا شان ہے میرے مولا کی بھی، ایک جنزاتی بچی اور ایک انسان کی بچی میں بھی محبت جیسے جذبے کی یہ مضبوطی۔ اللہ اللہ، یہ کہتے ساتھ انہوں نے مسافر کے لیے ہاتھ بڑھایا جیسے یہ رخصت چاہ رہے ہوں۔ ہیرا کی طبیعت رات تک پہلے سے کچھ بہتر ہوئی تھی، اور اب ختیجہ بیگم کے بہت اصرار پر وہ اور سعدیہ ہسپتال سے گھر جانے پر رضامند ہوئی تھی۔ کچھ دیر آرام کر لو تم دونوں بھی، ابھی زہیب کو میرے پاس بھیج دو، پھر صبح تم دونوں آ جانا، میں گھر چلی جاؤں گی۔ ہمیں اپنی بچی کو ٹھیک کرنا ہے، خود کو بیمار نہیں، سمجھی میری بات؟ اور اب ختیجہ بیگم کے بہت اصرار پر سعدیہ ہسپتال سے گھر جانے پر رضامند ہوئی۔ پوری رات کروٹیں بدلتے اور اپنی بیٹی کی فکر کرتے نکل گئی۔
दूसरे दिन की सुबह आरिफ को कुछ रोशन और चमकीली महसूस हुई थी। सुबह सवेरे ही वो अस्पताल जाने के लिए रवाना हुए, क्योंकि दिल को किसी पल चैन मुयसर नहीं आ रहा था। जल्दी से जाकर अपनी लाडली को देखना चाहते थे। अस्पताल रवाना होते वक्त उन्होंने हीरा की पसंद की कुछ चीजें खरीदी थी। खतीजा बेगम और ज़ुहैब के लिए नाश्ता भी साथिया ने तैयार कर दिया। खुद भी उनकी चादर पहने उनके हमरा अस्पताल जाने के लिए तैयार थी। अस्पताल पहुंचकर जो ही वो दोनों कमरे में दाखिल हुए तो दिल किया कि अभी उसी ठंडे फर्श पर ही रब का शुक्राना अदा करने के लिए सजदा रेज हो जाए। सामने का मंजर कुछ यूं हसीन था कि उनका तो पलक झपकने को भी दिल नहीं कर रहा था। डॉक्टर्स ने सुबह हीरा की कैफियत बेहतर देखते हुए नाक की नलकी निकाल दी थी और अब हीरा हल्की नकाहत के बाइस तकिए से टेक लगाए अपनी दादी के हाथ से सूप पी रही थी और साथ साथ चाचू को उसके छोटे से हाथी से खेलता हुआ और उल्टी सीधी हरकतें करता देखकर हल्का हल्का हंस भी रही थी। कितने अरसे बाद उन्होंने यूं अपनी बच्ची को हंसते देखा था। दिल को शादमानी की लहर अपनी लपेट में ले चुकी थी। आरिफ का दिल रब का शुक्रगुजार होने के साथ साथ अब्दुल वहाब साहब के लिए भी बहुत सी दुआएं कर रहा था कि वो उनकी बेटी के लिए मौजज़ा बनकर आए और उनकी बेटी को उनकी दुआ से नई जिंदगी मिली। अब इस बात को एक हफ्ता गुजर चुका था। कमजोरी अब बहुत हद तक कम हो गई थी। हीरा इस वक्त छोटी कुर्सी पर बैठी अपनी दादी को नज़म पढ़ा रही थी। दोनों दादी पोती खेल में मगन थीं कि हीरा ने वो सवाल कर दिया जिसका सबको हफ्ते भर से इंतजार था कि क्या हीरा भूल गई है सब कुछ या कुछ भी नहीं भूली। दादी, मेरी दोस्त वापस चली गई है ना? जी मेरा बच्चा, उसके पापा मामा उसे ले गए हैं अपनी दुनिया में। उसे भी तो आपकी तरह स्कूल पढ़ना था ना, और हर वक्त खेल कूद करके पढ़ाई तो नहीं होती ना मेरा बच्चा। दादी ने उसे गोद में भरकर प्यार करते हुए जवाब दिया। अच्छा दादी, फिर जब स्कूल खत्म हो जाएगा पढ़ लूंगी तो फिर हम खेलेंगे ना? जी मेरी गुड़िया, फिर आप बहुत सारा खेलना। चलो अब मम्मा के साथ बैठकर थोड़ा सा खाना खाकर दवा पियो। हीरा सादिया के पास बैठी अपने ढेर सारे खिलौनों से खेलती दवा पी रही थी। उस दिन के बाद से हीरा की तबीयत बेहतरी की तरफ माइल होती गई, लेकिन अब उन सब के दिल में डर इस कदर बैठ चुका था कि वो उसे अकेला खेलने नहीं देते थे, बल्कि कोई ना कोई काम छोड़कर उसका साथी बन जाया करता था। फिर जब ज़ुहैब की बेटी बड़ी हुई और खुद अल्लाह ने हीरा को अपनी बहन दी तो उनकी परेशानी कुछ कम हुई। अब वो उन दोनों बच्चियों को अपने साथ बिठाकर खिलाती रहती थी। वक्त पर लगा कर उड़ता गया। उनकी आंगन की पहली चिड़िया यानी हीरा अब खुद एक बेटे की माँ है और पियातेज खुशोखुरम जिंदगी गुजार रही है। अभी भी वक्त की गठरी में से कभी फारिग वक्त में उस बच्ची का किस्सा निकलता है तो सब उस जिनजादी की गहरी दोस्ती और मोहब्बत को याद जरूर करते हैं, जबकि हीरा के जहन पर अब उस वक्त का हल्का सा निशान भी मौजूद नहीं है। उसे कुछ भी याद नहीं है, लेकिन हम सब एक लम्हे को ये सोचते जरूर हैं कि क्या वो जिनजात बच्ची भी ठीक होकर अपनी दुनिया में वापस लौट गई होगी, और क्या वो भी हीरा की तरह सब कुछ भूल गई होगी, या वो अब भी अपनी आदमजात दोस्त को याद करती होगी। तो प्यारे नाज़रीन, उम्मीद करती हूँ आपको आज की कहानी बहुत अच्छी लगी होगी। इससे वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें और जाने से पहले आपने सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। अगर आप हर रोज़ हमारी नित नई कहानियाँ, डरावनी कहानियाँ देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में बने बेल के आइकन को ऑल पर प्रेस कर दें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक लाजमी से पहुंच सके। तो अपनी दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और जाने से पहले ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।